Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pramod. I am currently at IIT Delhi and let's start the video Learn to Earn Stock Market for Beginners full detailed course for free. So यार हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द नीड टू इन्वेस्ट। लोगों के पास बेसिकली सैलरी होती है बट इन्वेस्टमेंट करने की नीड क्या है। हम सेव भी तो कर सकते हैं, खाली इन्वेस्ट करने की नीड क्या है। सो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द नीड टू इन्वेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। तो उस एग्जांपल में हम मैथ करते हैं कि एग्जांपल है एक नॉर्मल बंदा जिसने ट्वेल्थ की है, अपने इंजीनियरिंग वगैरह की है या फिर कुछ भी, वो एक जॉब लगा है और उसको लेट सपोज महीने की 50,000 रुपीज़ उसकी सैलरी आती है पर मंथ। ठीक है। सो 50,000 रुपीज़ में वो बंदा समझदार है कि उसको पता है कि यार हमें पैसा सारा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हमें उस पैसे में से कुछ सेव कर रहे हैं ताकि वो पैसा हमें आगे काम आ सके। ठीक है। सो सेविंग्स की इंपॉर्टेंस हम सबको सिखाई जाती है, हमारे घर पे भी सिखाई जाती है। बट चलो इसमें लेते हैं कि वो 50,000 में से 30,000 रुपीज़ वो अपने एक्सपेंस में लगा देता है। ठीक है, वो अपने एक्सपेंस में लगा देता है 30,000 रुपीज़ और वो 20,000 रुपीज़ सेव कर लेता है। ठीक है। 60% एक्सपेंस, 40% सेविंग्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सेव कर रहा है वो बंदा, बहुत अच्छी बात है। अब उसका पूरी ईयर की उसकी इनकम होगी 6 लाख रुपए, जिसमें से उसका एक्सपेंस होगा 3,60,000 का और वो सेविंग्स या फिर जो कैश रिटेन जो सेविंग्स रहेंगी वो 2,40,000 की होगी। अब इन सेविंग्स के आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं बट हम सबसे पहले बेसिक लेके चलते हैं कि वो बंदा उन सेविंग्स को सिर्फ अपने तिजोरी में रखता है कि यार ये तो मेरा पैसा है, मेरे को तो बैंक पे भी भरोसा नहीं है, बैंक भी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं तो इन्वेस्ट भी नहीं करूँगा पैसा, वहाँ भी रिस्क है, म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है और कहीं और बहुत अच्छी जगह जो है पैसे इन्वेस्ट करने की वहाँ भी रिस्क है। तो वो बंदा क्या करता है कि यार मैं तो अपना कैश संभाल के रखूँगा, अपने तिजोरी में रखूँगा, तो वो कैश को रिटेन कर लेता है। ठीक है, तो वो पर ईयर टू मतलब फर्स्ट ईयर वो 2,40,000 रुपये कैश रिटेन कर लेता है। अब हम मानते हैं कि पर ईयर जब वो जॉब कर रहा है तो उसकी 10% इंक्रीमेंट आता है सैलरी में पर ईयर। ठीक है। सो हर साल उसकी सैलरी 10% बढ़ती है और जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो 8% इंक्रीज होते हैं पर ईयर। ठीक है। सो हमने हर साल सैलरी को इंक्रीज किया है यहाँ पे 10% का, यहाँ से यहाँ पे भी 10% का, ऐसे करते करते, और एक्सपेंस को हमने इंक्रीज किया है 8% के रेट पे। ठीक है, ये 8 का फिगर क्यों है? ये ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट यही माना जाता है। सो अब क्या हो रहा है कि साल दर साल उसकी इनकम बढ़ती जा रही है, उसके एक्सपेंस कम होते जा रहे हैं कंपेरेटिवली, इनकम की कंपेरेटिवली, तो उसकी सेविंग्स कंपेरेटिवली बढ़ती जा रही हैं। सो पहले ये 40% थी, 40% सेविंग्स थी, अब ये 40% से ज़्यादा है ये सेविंग्स। ठीक है। तो साल दर साल उसकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है, वो कैश अपने अलमारी में, अपनी तिजोरी में इकट्ठा करता जा रहा है और वो बंदा अगले 20 साल तक जॉब करता है सेम फैशन में। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बट क्लोज टू रियलिटी है। सो वो अगले 20 साल में करता है और अगले 20 साल तक, 20 साल के बाद उसकी एक साल की इनकम हो जाती है 36,69,545 रुपीज़। ठीक है। और ये उसके एक्सपेंसेस हैं और ये उसकी सेविंग्स हैं। अब ये क्या करता है, ये सेविंग्स को अलमारी में अपने तिजोरी में बंद करता है। ठीक है। तो तिजोरी में रखता 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 वो पैसे जमा करता रहता है और वो 20 साल के बाद देखता है कि यार अब तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, अब मेरे पास खूब सारा पैसा हो गया, अब मेरे को और कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये उस बंदे की मेंटेलिटी है। तो उसके पास टोटल 1.78, क्लोज टू 1.8 CR, इतने रुपीज़ उसके पास हो रखे हैं। 20 साल के बाद इतने रुपीज़ उसने सेव किए हैं। अब एक मज़े की बात बताऊँ, अगर एक्सपेंस को हम सेम रेट से बढ़ाते जाएंगे ना, 8% पर ईयर, अब उसकी 20 साल के बाद उसकी इनकम तो जीरो हो गई है बट एक्सपेंस तो चलता रहेगा। सो उसका इन है ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, और एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहे हैं सेम रेट से। सो ये जो 1.8 करोड़ रुपीज़ है ना, वो 8 साल में ख़त्म हो जाएंगे। क्लोज टू 8 ईयर्स में वो 1.8 करोड़ रुपीज़ दे विल बी वैनिश्ड, कम्प्लीटली जीरो। अब क्या करेगा? और अभी तो उसकी कमाने वाली एज है, वो बंदा कमा रहा है, बट तब उसकी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी, उसके बाद वो कोई प्रोडक्टिव वर्क भी नहीं कर सकता जिससे वो 50,000 रुपीज़ कमा सके या उस जैसे कुछ पैसे कमा सके। नहीं, इसलिए नीड है हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि उस पैसे को ग्रो करें, उस पैसे से वेल्थ क्रिएट करें बेसिकली। सो अब यहाँ पे मैजिक आता है कि अगर वो बंदा
इस कैश को अपनी तिजोरी में ना रख के उसको इन्वेस्ट करता है 10% के रेट से, सिर्फ 10% सालाना, एक साल में उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% बढ़ेगी, हम ये लेके चलते हैं, तो वो 3.6 करोड़ रुपीज़ 20 साल के बाद उसके बैंक अकाउंट में होंगे या फिर उसके पास होंगे। बेटर 3.6 CR अगर वो 10% से इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो 15 से कर रहा है तो 5.5 CR, बट अगर वो 20% पर ईयर कमा पा रहा है अपनी जो सेविंग्स हैं एक साल के बाद, मतलब एक साल तक उसने जॉब की, एक साल के बाद जो कैश रिटेन हुआ उसके पास जो सेविंग्स हुई उसने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया जिससे उसको 20% पर ईयरली रिटर्न मिल रहा है, तो वो एक साल तक पैसा सेव करता है और साल के एंड में भी उस इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा डाल देता है। ठीक है, हमने ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। तो अगर ये 20% के रेट से बढ़ती रही, ये इन्वेस्टमेंट 20% की रेट से बढ़ती रही, तो ये 8.8 CR हो जाएंगी, 8.86 CR, जो कि ऑलमोस्ट इसके 5 टाइम्स है, ऑलमोस्ट इसके 5 टाइम्स है। आप सोच रहे हो अगर वो सिर्फ तिजोरी में पैसा बंद कर रहा है अपना, तो वो पैसा उसका घटता जा रहा है साल दर साल। वो घट कैसे रहा है वो हम आगे बात करेंगे, बट आपको लगेगा कि वो पैसा सेम रह रहा है, बट एक्चुअली वो पैसा घट रहा है। और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो सिर्फ 1.8 CR पर रह जाएगा, बट अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो इतने पैसे अपने रिटायरमेंट के टाइम उसके उसके पास सेविंग्स में होंगे। अब वो इनमें से अपना एक्सपेंस निकालेगा, ठीक है, तो ये कम होगा, बट जो पैसा बचा है उसको सेम इन्वेस्टमेंट रेट पे चलने देगा, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा साल चलेगा, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा साल चलेगा, 5 टाइम्स तो ऑलरेडी ये है। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं अब कि हमें इन्वेस्ट करना क्यों है पैसा। पहला तो हमने देख लिया कि यार ये जो पैसा है ना ये घट रहा है, मैंने वो बात बोल रही थी, वो पैसा घट कैसे रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसा घट रहा है भैया। इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, अब आप पूछेंगे कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसा कैसे घट रहा है। ठीक है, तो हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, साल दर साल जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन का रेट क्लोज टू 6 to 8% माना जा रहा है। ठीक है, सो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर आज किसी चीज़ का रेट 100 रुपये है तो एक साल के बाद उसी चीज़ का रेट 108 रुपये हो जाएगा, सेम चीज़ का रेट 8% और बढ़ जाएगा उससे अगले साल, और इस वे में वो बढ़ता रहेगा उसका रेट, बट आपके पास 100 रुपये जो है उसकी कीमत 100 रुपये ही रहेगी। ठीक है, बट चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली वो 100 रुपये नहीं रहा, वो 100 रुपये की कीमत घट रही है, क्योंकि चीज़ कांस्टेंट अगर हम मान के चले तो पैसे की कीमत घटती जा रही है, इसलिए उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी रीज़न है। हमारा एक रीज़न है कि हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, कि हमारे लाइफ का गोल, सबका अपना कुछ गोल होता है कि अपने एक सर्टेन एज के बाद उनको और काम नहीं करना है और उनको जॉब नहीं करनी है, उनको फिर अपने कुछ इंटरेस्ट का काम करना है, या फिर नॉर्मल जो लोग होते हैं कि यार 50s 60s तक वो अपना काम करते हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, बट जब वो रिटायर होते हैं उसके बाद उनको काम ना करना पड़े, बुढ़ापे में आपको काम ना करना पड़े, अपनी ओल्ड एज में आपको काम ना करना पड़े, उसके लिए आपको वेल्थ क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वेल्थ जब आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट उसका बेसिक फंडामेंटल है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तीसरा, कि हम हमारे लाइफ के पर्सनल फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए, कि उसमें क्या क्या आ सकते हैं, कि यार किसी को एक अच्छी कार चाहिए, किसी को एक अच्छा घर चाहिए, ठीक है, किसी को दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड ट्रेवल करना है किसी को। ठीक है, और लोगों के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं यार, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं, उनको पूरा करने के लिए, पैसे को ग्रो करने की ज़रूरत है, और वो उसका बेसिक फंडामेंटल है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो यार हम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में कर सकते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स होंगे हमारे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल स्टेट, या गोल्ड सिल्वर, जैसे सोना खरीद के रख लेते हैं लोग बेसिकली। ठीक है, सो यार डिफरेंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। सो डिफरेंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे FD, और दूसरा हमारे हैं बॉन्ड्स। ठीक है, और बॉन्ड्स होते हैं दो टाइप के, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और यहाँ पे प्राइवेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो FDs यार वर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मैं बताता हूँ आपको आने वाली वीडियोस में कैसे है,
और एफडी का आज का रिटर्न कितना है एफडी का, अगर आप सर्च करेंगे ना, सो एफडी में 4.5 से लेके ऑलमोस्ट 5% इतना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अभी जुलाई 2021 में ये रिटर्न चल रहा है। बेसिकली आपको एफडीज पे ये रिटर्न मिल रहा है, आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। यही रिटर्न परसेंटेज पहले टाइम में ऑलमोस्ट 7 to 10% के बीच में था। ठीक है, 7 to 10% के बीच में था, बट आज आपको 4 से 5% के बीच में ही इतना ही रिटर्न मिल रहा है। ऑलमोस्ट 5.5 तक एक आधा है, बट मोस्टली इतना ही है। ठीक है, और बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ जो बहुत फेमस है, भारत बॉन्ड। ठीक है, और बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं यार। बॉन्ड्स का एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, उस मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको उतना परसेंट फिक्स्ड रिटर्न आपको मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। ठीक है, हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे इनके बारे में भी। दूसरे एसेट्स, इक्विटी, स्टॉक्स, जैसे किसी ने रिलायंस का स्टॉक लेके छोड़ दिया बेसिकली, जो हम फेमस देखते हैं। ठीक है, किसी ने HDFC बैंक का स्टॉक लेके छोड़ दिया। ठीक है, सो ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दिया बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, आप बिलीव करते हैं उन कंपनीज में, तो वो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है यहाँ पे रियल स्टेट की। आपने प्रॉपर्टी लेके छोड़ दिए, कोई प्लॉट्स वगैरह या फिर शॉप्स वगैरह, रियल स्टेट आप समझते हैं। और क्योंकि आपका मानना है कि वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में वहाँ पे रेट बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है रियल स्टेट। और एक है सोना और चांदी। ये मतलब बहुत पुराने ज़माने से लोग सोना खरीदते आए हैं, सोने को रखते आए हैं। ठीक है, सो एक ये एसेट होता है हमारा, ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट, एक टाइप का एसेट है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 to 8% ईयरली इनका रिटर्न आया है पिछले ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का मैं डाटा लूँ तो पिछले लास्ट 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट 7 to 8% का इनका रिटर्न है। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं यार एसेट एलोकेशन पे। एसेट एलोकेशन क्या है कि यार आपको अपना पैसा डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट करके रखना चाहिए। यू डोंट पुट ऑल योर चिप्स इन अ बास्केट। ठीक है, तो अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। मतलब कि आपको अपना कुछ पैसा इक्विटी में रखना चाहिए, कुछ पैसा आपको रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पैसा आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पैसा आपको मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोगों के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जनरली जो लोग अपने 20s या 30s में हैं वो थोड़ा रिस्क टेकिंग हो सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। सो इनके लिए सजेशन है कि ऑलमोस्ट 70% ये अपना पैसा इक्विटी में रखें, क्योंकि वहाँ से ग्रोथ बहुत अच्छी होगी पैसे की। ठीक है, वो ऑलमोस्ट 10 to 15% पैसा अपना मेटल्स में रख सकते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट 5 to 10% अपना रियल स्टेट में रख सकते हैं। उल्दू रियल स्टेट बहुत महंगा होता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी लेना आप 10 रुपये में या 20 रुपये में, 50 रुपये में या 10,000 या 50,000 में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब वो जगह पे भी डिपेंड करता है, और रियल स्टेट थोड़ा महंगा होता है। सो आप और कुछ पैसा आपका फिक्स्ड इनकम्स में रख सकते हैं, या फिर रखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप 20s या 30s में हैं। ठीक है, इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। सो अगर आप 20s 30s में हैं तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही आप अपने 40s या 50s में आते हैं, सो आप चाहेंगे यार अपना रिस्क जो है ना वो कम हो जाए। सो इक्विटी 70 से ऑलमोस्ट 50 आ जानी चाहिए, और ये फिक्स्ड इनकम बढ़ के यहाँ पे 10 to 20 हो जाने चाहिए। मेटल्स आपको जो जैसे जिस हिसाब से रखना है, रियल स्टेट का जो भी रेट चल रहा है, या फिर मतलब आपको पता होगा अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मेटल्स जो गोल्ड और सिल्वर में आपने इन्वेस्टमेंट इतनी कर रखी है स्टार्टिंग में, उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है या नहीं करना। मेटल्स में इन्वेस्ट कर इंक्रीज़ कर रहे हैं, रियल स्टेट में इंक्रीज़ करना है, या फिर एफडीज़ वगैरह में भी, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। अब जो बंदे अपने 60s में आ गए हैं, ठीक है, जो बंदे 60s में आ गए हैं, वो रिटायरमेंट एज जो में आ गए हैं, उसके बाद वो चाहेंगे कि वो रिस्क बिल्कुल कम से कम लें, तो 70 to 80% पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा ग्रो नहीं करना, उन्होंने अपने उम्र में ऑलरेडी बहुत पैसा ग्रो कर लिया है। अब
उन्हें उस पैसे को सेव करना है और अपनी जो बची हुई लाइफ है वो अच्छे से उस पैसे के साथ गुजारनी है, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट 70 to 80% यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 10% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और ऑलमोस्ट 10 to 15% जो है वही मेटल्स में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। सो बेसिकली हमें ये समझ आता है कि अपना जो एसेट एलोकेशन है वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है। सो यार ये मेरा सजेशन रहेगा, जैसे आप 20s 30s में तो इक्विटी बाई कीजिए। अब ये नहीं है कि यार कोई भी स्टॉक उठाया, अब ये हाँ भाई इसने बोला है कि चलो इक्विटी बाई करनी है, अब कल जाते हैं स्टॉक मार्केट में और जो शेयर दिखते हैं वो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्यों खरीदना है, उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, जो कि हम इस कोर्स में सिखाएंगे आपको। कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस हम आपको सिखाने वाले हैं। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है। और फंडामेंटल्स आपको कंपनीज के पता होते हैं कि कौन सी कंपनी में कितना दम है, कौन सी कंपनीज मार्केट में आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस में होता है कि वो कंपनी के सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, बाइंग जोन कहाँ पे है। सो ये सब हम आने वाले इस कोर्स में सीखेंगे। सो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, एंड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू लव दिस वीडियो। बाय बाय।